नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। हम तैयारी कर रहे हैं 2026 की। 2025 में पैसा कमाना बहुत मुश्किल था स्टॉक मार्केट पे, लेकिन अब 2026 से क्या उम्मीद करनी चाहिए, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स पे बेट लगानी चाहिए, और क्या बाजार यहां से दौड़ेगा या फिर अभी भी हिचकोले ही खाएगा, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। सेंस एंड सिंप्लिसिटी के फाउंडर सुनील सुब्रमण्यम जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। सुनील सर, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक की टीम की ओर से और मेरी ओर से। आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को भी। राइट। साल पूरा साल अच्छा रहेगा अगले साल। आपने ये बहुत बड़ी बात कर दी सर। अब बताओ फिर मार्केट आउटलुक कहां तक दौड़ सकता है बाजार। सर वाकई बहुत चैलेंजिंग था ना 2025। 2026 में क्या आसान होगा पैसा कमाना स्टॉक मार्केट से? देखिए, मैं वो एक चीज कहूंगा कि 2026 निवेश करने का साल है। मगर पूरा रिटर्न आपको उसी साल में नहीं बनेगा, क्योंकि वो एक डेवलपिंग स्टोरी होगी। क्योंकि अर्निंग सीजन की शुरुआत से फिर बजट आती है, फिर एक ना एक दिन ट्रेड डील होगी। तो ये सब प्ले आउट होंगे। और पूरा फायदा आपको शायद 2026 में ना दिखे, पर उसकी नमूने दिखने लगेंगे। और आपको निवेश करने का ये बहुत बड़ी साल है, वही मैं कहूँगा। क्योंकि उसी साल के अंदर रिटर्न का पाना इतने भयंकर गिरावट के बाद दोबारा उतना गिरावट नहीं होगा। ये तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। मगर छप्पड़ फाड़ के रिटर्न एक ही साल के अंदर उतना पलटना, ट्रेड डील एक है जो शेर की तरह है, जो आने वाली है, आने वाली है। कब आएगी ना आपको पता, ना हमको पता, ना मोदी जी को पता, ना ट्रम्प को पता। पर इतने सारे देशों ने हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया सर। ट्रम्प क्या चाहते हैं? वो क्यों इतना रुके हुए हैं? पूरे साल वो नहीं कर पाए एक ट्रेड डील। नहीं, देखिए, उनके लिए इंडिया उतना इम्पोर्टेंट नहीं है भैया। उनका टोटल जो है इंपोर्ट्स 3.2 ट्रिलियन है। इंडिया से गुड्स इंपोर्ट्स वो करते हैं 88 बिलियन। उनका ट्रेड डिफिसिट है 1.2 ट्रिलियन। हमारा हमसे हमारे साथ उनका ट्रेड डिफिसिट है 50 बिलियन से कम, 48 बिलियन। तो उस ह्यूज में उसका चाइना, मेक्सिको, कनाडा, जापान, इन देशों से वो बहुत ज्यादा खरीदारी करते हैं। और उधर डिसीजन मेकिंग का एक असर अमेरिका के ऊपर पड़ता है। अरे ये 50 बिलियन की नेट डेफिसिट में कुछ करे या ना करे, उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर सर और हैप्पी बर्थडे तो बोलते हैं, उसके बाद फिर बात भी होती है टेलीफोन पे बहुत सारी। मतलब ऐसी चीजें होती वो देखी सब हैं जो हमने। कहते हैं ना, जो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कई बार फोन पे बात भी की है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी की है, एक दूसरे को बधाइयां भी दी हैं। और बहुत, जैसे मैंने बोला, ऐसे कुछ त्योहारों पे और बर्थडे पे बहुत आपस में बात भी करते हैं। पर ये ट्रेड डील के मुद्दे पे कहां पर पेच फंस जाता है? देखिए, वो पॉलिटिक्स है, बात करना पॉलिटिक्स है। ओके। ट्रेड डील में ट्रम्प, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, ट्रम्प को देखिए, उसको पैसे से ताल्लुकात है। और पैसा उनको इंडिया से, समझिए कि 50% जो अभी लगा है टैरिफ, $50 बिलियन, $80 बिलियन का इंपोर्ट है इंडिया से, 90 भी ले दिए। तो कितना होगा? 50% ऑफ $90 बिलियन का टैरिफ $45 बिलियन है। राइट। टैरिफ का इम्पैक्ट। तो $45 बिलियन अमेरिका के लिए क्या है? वो कुछ क्या है कि हाथी और चूहे को कंपेयर कर रहे हैं ना। तो उनके लिए ट्रेड डील हमारे साथ इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इंडिया एज अ मार्केट इंपॉर्टेंट है। उनके लिए ट्रेड डील इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी आबादी उनकी प्रोडक्ट्स को खरीदें, ये उनके लिए एक आशा है। मगर जैसे मैंने कहा, हम डेयरी और अग्री और जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ों को अलाउ नहीं करेंगे। ये रेड लाइन तो हमने लगाया। तो इसी के कारण ट्रेड डील अटकी हुई है। और उनको कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट हम भी एक बाकी देशों के साथ गठबंधन करके इसका इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। मगर जरूरत में अगर इंडिया को तेजी से 10% की रियल जीडीपी ग्रोथ पे बढ़ना है, तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील जरूरी है। तो हमारे लिए ये डाउट मत रहने दीजिए, हमारे लिए अमेरिका के साथ ट्रेड डील बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका का मार्केट खुलना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मगर ओके। इट्स नॉट ट्रू ऑन द अदर साइड। तो इसीलिए हो जाएगी एक ना एक दिन। क्योंकि देखिए, पॉलिटिकली भी हमने भी नोबेल प्राइज पे उनको सपोर्ट नहीं किया। और हमने भी तेल रशिया से कंटिन्यूसली खरीद रहे हैं। तो हमने भी पॉलिटिकली एक अपना एक स्ट्रांग पॉइंट बनाया। हमने ब्रिक्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाके हमने की। रशियन पुतिन भी इधर आ गए। तो हम हमारी एक ताकत भी, स्ट्रेंथ भी दिखा रहे हैं। मगर जितना वो दिखाएंगे उतना ट्रेड डील भी नहीं होगा ना, हाँ, बिकॉज तो हम अलग अलग मार्केट्स ढूंढ रहे हैं ना। अभी हमने जाते जाते 2025 के एंड होते होते न्यूजीलैंड के साथ एफटीए कर लिया। तो वो भी तो भैया होगा। भैया, आप न्यूजीलैंड ये सब छोटी छोटी देशों से क्या है? पॉलिटिकली आपको अच्छा है, रियली स्पीकिंग।
यूएस एक इकोनॉमी वर्ल्ड के जीडीपी के 30% का हिस्सा है भैया। हम्म। यानी आप 30% को इग्नोर करके बाकी 70% का मैं कुछ करूंगा। अरे 70% के लिए आपको 200 देश से डील करना पड़ेगा ना। ओके। तो यूएस का इंपॉर्टेंस है और हम भी जानते हैं, मगर हमारी रेड लाइन है, वो क्रॉस नहीं करी। इसलिए मैंने कहा कि ट्रेड डील पूरी तरह साइन होने में तो मुझे तो बहुत वक्त लगेगा, बट एक इंटरम सा डील जहां पे हम अग्री टू डिसएग्री करते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर के बारे में नहीं सोचते, ये नहीं सोचते हैं करके उसको हटा कर जो चीज पे हमारी कोई भी एक समझदारी है, एक अग्रीमेंट है, वहां पे आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मैं देख रहा हूं कि फेज 1 का ट्रेड डील आगे बढ़ सकता है। बट वो ट्रेड डील का होना एफआईएस की जबरदस्त वापसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बात मैं अभी कह रहा था वो एफआईएस जानते हैं कि अगर इंडिया का तरक्की होना है इस 7% के जीडीपी लेवल ग्रोथ से 10% की ओर, और वो भी एक लंबे दशक के लिए 10%, हम्म। ऐसी ग्रोथ की उम्मीद पहले थी उनके पास बाइडेन गवर्नमेंट के टाइम में, लास्ट ईयर सितंबर के पहले। पर ट्रम्प के आते ही, ये सब होते ही, वो एक जो पिक्चर बनाया था कि इंडिया एक चीन की तरह बढ़ जाएगा, वो। चाइना प्लस वन वाली थ्योरी जो चल रही थी। हाँ। तो अच्छा, अगर ये ट्रेड डील हो जाती है 2026 में, तो क्या एफआईएस की वापसी हो जाएगी स्टॉक मार्केट में? बिल्कुल, स्पेशली लॉन्ग टर्म एफआईएस की क्या क्या प्रॉब्लम क्या है ना, शॉर्ट टर्म एफआईएस तो कॉल ले रहे हैं, करेंसी की आउटलुक, इन्फ्लेशन की आउटलुक, अपना फिजिकल डेफिसिट की आउटलुक, अपना तेल के प्राइस की आउटलुक, ये सब लगाकर शॉर्ट टर्म एफआईएस आगे पीछे आते हैं। बट लॉन्ग टर्म एफआईएस को लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी चाहिए, और मेरा मानना है कि इस साल में हमें उस लॉन्ग टर्म एफआईएस ने कुछ ज्यादा पैसा डाला नहीं। जो सेलिंग हुई थी वो शॉर्ट टर्म एफआईएस की कॉल थी, मगर नॉर्मली वो काउंटर हो जाता एक लॉन्ग टर्म एफआईएस के पैसे की अंदर आने से। वो टैप स्लो डाउन हो गई थी, वह बंद भी हो सकती थी मेरे ख्याल में, और वो खुल जाएगी अगर इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में ट्रेड डील के कारण एक जबरदस्त अपटिक दिखे, तो वो पैसा भर भर के आएगा। तो तो मेरे फिर लिए ट्रेड डील बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और कब होगा यही डाउट है, इसलिए मैंने कहा ये निवेश करने का साल है। क्योंकि ट्रेड डील का इंतजार करते आपने निवेश को भी डिले कर दिया तो मौका हाथ से छूट जाएगा। तो फिर तो मेरे सवाल फिर दो हो गए कि अगर ट्रेड डील हो जाती है तो फिर निफ्टी कहां तक दौड़ेगा, ट्रेड डील नहीं होती तो फिर 2026 में क्या टारगेट लेकर चलें? दो सिनेरियोज हो गए सर। तो ट्रेड डील हो गई तो समझिए कि 32,000 ट्रेड। आपने पिछली बार 29 से 30 हजार का टारगेट नहीं, 29 से 30 हजार का टारगेट दिया था। इस बार और अगर ट्रेड डील हो जाती तो और तेज गति से ऊपर जाने के काबिल होगा। 2026 तक निफ्टी 32 हजार तक पहुंच सकता है यस। अगर ट्रेड डील हो जाती है तो। और अगर ना हुई तो फिर क्या फंसा ना फंसा हुई महसूस तो करेगा मार्केट? वही 29-30 का जो मैंने पहले बताया था, हम्म। वही पे आ जाएगी, क्योंकि वो एक नॉर्मल अर्निंग्स ग्रोथ का ग्रोथ रिफ्लेक्ट होगा। तो फिर अब 2026 की तैयारी करते हैं और सब जानना चाहते हैं सुनील जी के सबसे पसंदीदा सेक्टर। सर मेरे को ये याद है, और ये हाँ। मैं बार बार अपने हर शोज में बोलता हूं, कि जब ये जीएसटी 2.0 रिफॉर्म हुआ ना, तो हम सब जा रहे थे कंजम्पशन वाली थीम के ऊपर और सुनील जी जा रहे थे पीएसयू बैंक्स की तरफ। तो ये मैं हर 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 शो में हाईलाइट करता हूं अपनी बात कि सोचो कि फंड मैनेजर्स की किस लिहाज से सोचते हैं, वो क्या सोच रहे होंगे उस समय। तो पीएसयू बैंक्स चमक गए सर, और वो आप ही के बोलने के बाद ही एकदम से तेजी बनी थी, मैं तो ये बोल रहा हूँ। लेकिन अब 2026 के लिए आपको कौन से सेक्टर्स यहां से बहुत अच्छे लगते हैं? देखिए, मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूं कि ट्रेड डील 350 दिन है साल के, उसमें जरूर हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूं कि ट्रेड डील हो ही नहीं होगा, जरूर हम एक कॉमन टेरिटरी ढूंढेंगे, हो जाएगा। और इसलिए मेरा मानना है कि इस साल आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर पे ध्यान देना है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर बहुत भारी ये लगा था बिकॉज टैरिफ के कारण, और उन्हीं पे ऊपर आपको रिलीफ भी दिखेगा। और उसमें पूरी ट्रेड डील की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये एडिशनल 25% टैरिफ भी हटती है रशिया वाले मामले पर, वही उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में दो तरह के होते हैं, एक टैरिफ से जुड़े हुए, नहीं एक टैरिफ से जुड़े हुए। दोनों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आईटी टैरिफ से जुड़ा नहीं है, बट फिर भी एक H1B वीजा का मामला है, उसमें यह है। फार्मा जेनेरिक्स पे तो टैरिफ तय नहीं लग सकती बिकॉज यूएस फुली डिपेंडेंट है। फिर भी फार्मा सेक्टर में भी उतना बढ़त नहीं हुआ जितना होना था। तो टैरिफ और फार्मा, जब सर आईटी और फार्मा दो नॉन टैरिफ इंपैक्टेड सेक्टर्स है, वो भी चलेंगे। और उसके साथ जो टैरिफ के इम्पैक्ट
टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट्स, ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ये सब भी मुझे इस वक्त अच्छी सस्ते दाम में रिलेटिवली मिल रहे हैं, तो इनको खरीदना है। और आईटी का तो पूछिए, एक साल का तो अभी भी वो निफ्टी से अंडर परफॉर्मर है। और क्या है कि इसका ट्रिगर इस अर्निंग सीजन से ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि इनका जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होती है, वो ईपीएस यहाँ पे रुपी का ईपीएस होता है। और एक साल में भले ही उन्होंने 5 या 6% भी रुपी की अर्निंग्स थी, उनकी डॉलर की अर्निंग्स थी, वो रुपए में आपको 13% दिखेगी, बिकॉज 7% रुपी वीक हुआ है इस साल। तो इस अर्निंग सीजन में आपको सीधा आईटी का एक अच्छा डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ दिखेगा, प्योरली बिकॉज ऑफ करेंसी डिप्रिसिएशन। और बाकी एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए भी करेंसी एक फेवरेबल मूव पर होगी। करेंसी को हेज नहीं किया होगा उन्होंने। नहीं देखिए, वो स्मार्ट पीपल है, क्या पूरा हेड्स थोड़ी करते हैं, उनको भी पता है कि रुपी वीकेंड हो रही है, तो वो अर्निंग्स में आने देते हैं ना। वो ओके। ऐसे ब्लाइंडली जाके हेड्स नहीं करते। पीएसयू होता था, ऐसे होता। ये प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, उनके पास करेंसी ट्रेडर्स और एक्सपर्ट्स हैं, उनके बैंकर्स भी एडवाइस करते हैं उनको। एक पोर्शन हेड्स करेंगे, राइट, मगर एक पोर्शन तो खुला रखेंगे, क्योंकि वो स्मार्ट पीपल है, उनको भी पता है कि एफआईएस क्या कर रहे हैं। तो और मैं बोल्ड 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 लेटर्स में लिख लूं फिर आईटी। आईटी लिख लूं सर, इतना मतलब कॉन्फिडेंटली आपने पिछली बार पीएसयू बैंकों के लिए बोला था, इस बार आप आईटी के लिए बोल रहे हो, बताओ। जहां बीटन डाउन चीज होती है वहां पर सुनील जी पहले नजर रख रहे होते हैं। तब करेक्ट। पीएसयू बैंक नहीं चल रहे थे, अब आईटी। खैर अब आईटी चलना शुरू हो गया है वैसे, लेकिन थोड़ा। आपका पहला पसंदीदा तो आईटी नजर आ रहा है, आपकी बातों से समझ में आ रहा है। करेक्ट। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां। यस। करेक्ट। और कौन सी थीम सर 2026 के लिए हम। रियल रियल एस्टेट। सर ये तो क्यों मैं मतलब इस बताऊं? साल तो बिल्कुल ही ना रियल एस्टेट में पैसा बना, सबसे ज्यादा पैसा और वेल डिस्ट्रॉय रियल एस्टेट में हुई है। एग्जैक्टली exactly। और उसका कारण क्या है समझना है, और आगे के लिए मैं क्यों पॉजिटिव हूं। तो दो तीन चीजें। एक कारण था कि आपको कि जो रियलिटी में खाली महंगी घर बिक रही थी इस साल, पूरा का जो मास सेगमेंट है, मिडिल क्लास का सेगमेंट है, उसमें कुछ रुझान नहीं था। मगर पूरी कोशिश जो गवर्नमेंट की इस साल रही है, इनकम टैक्स का 1 लाख करोड़ का पैसा लोगों के हाथ में देना, फिर जीएसटी कट, फिर रेट कट आरबीआई से, ये सब आपको आइडियली रियल एस्टेट सेक्टर में प्ले होना था इसी साल जैसे ही अनाउंसमेंट होते, पर नहीं हुआ, क्योंकि इस स्थिति में उधर सप्लाई का भी प्रॉब्लम होता और डिमांड का भी प्रॉब्लम था ना। अभी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक रुझान आएगी, मगर किसी बिल्डर ने कोई प्रोजेक्ट अफोर्डेबल सेक्टर में लॉन्च ही नहीं किया है, जी। क्योंकि जब नहीं हो रही है तो नहीं। अब ये सब देखते हुए, आरबीआई के लेटेस्ट रेट कट को देखते हुए, अब रियल एस्टेट सेक्टर में जाके ढूंढेंगे कि आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में लार्ज पार्सल्स ऑफ लैंड, जहां पे वो उसको कटवा के अफोर्डेबल होम्स बनाकर दे सकते हैं। और जीएसटी प्लस इनकम टैक्स प्लस रेट कट का पूरा इंपैक्ट लिवरेज में, 15-20 साल का हाउसिंग लोन में थोड़ा भी ईएमआई कटा तो एक बड़ी और एक रूम आप घर में बना सकते हो, इतना इंपैक्ट उसका लिवरेज का इंपैक्ट होता है। तो इस साल मैं देख रहा हूं कि डेफिनेटली रियल एस्टेट डेवलपर्स अपना अफोर्डेबल हाउसिंग का लॉन्च करेंगे, और फिर लोगों को भी फिर प्रॉपर्टी एक उनके प्राइस रेंज में आती है, तभी जाके उनकी भी मैं रुझान यही सोच रहा था, बढ़ती है। पूरे साल की सरकार चाहती थी कि मध्यम वर्ग को घर मिले, सबके पास अपना अपना घर हो, लेकिन प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं प्रीमियम प्रीमियम वाले, 6 7 8 9 10 करोड़ वाले, तो किसी के रीच में थे ही नहीं। तो आप बोल रहे हो ये अब ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट होगा फिर से बट मिड एंड। थोड़ा वक्त लगेगा, 3-4 महीने 6 महीने तो लग जाएंगे, बट ये पहले चीज है। और दो चीज है जो उसके बारे में रियल एस्टेट पे पॉजिटिव हूँ। सेकंड है ये जो होल टैरिफ और H1B का मसला जो है, उसके कारण आपको देखिए जीसीसी में बहुत तेजी से बढ़त होंगी, बिकॉज अमेरिकन कंपनियां अब इंडिया में काम करना शुरू करेगी ना उतना ज्यादा। तो जीसीसी का भी डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट दिख रहा है, रियल एस्टेट के ऊपर दिखेगा। तो जीसीसी की ग्रोथ सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और तीसरी पॉइंट है, एक जो ज्यादातर जनरल पब्लिक के मन में अभी नहीं आई है, वो ये है कि यही रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रीट्स को इक्विटी का टैक्स ट्रीटमेंट जो दिया गया है, उससे होल म्यूचुअल फंड की उनकी फंडिंग अवेलेबल हो जाएगी उनको। क्योंकि एक म्यूचुअल फंड को अगर आप इक्विटी और रियल एस्टेट को सामने देखते हो, क्या होता है रियल एस्टेट में, एक होता है कि वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को आप लीज पे देते हो, राइट, लॉन्ग टर्म लीज में, और उस इनकम को रीट के जरिए आप इन्वेस्टर को पास ऑन करते हो। तो जी। क्या होता है कि एक होता है कि वो अच्छी कंपनी है, डिफॉल्ट नहीं करेगी, सेफ्टी ऑफ कैपिटल आता है, एट द सेम टाइम रेगुलर रिटर्न, रेगुलर इनकम आती है उसमें, और प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन है, उसका भी इंपैक्ट आपको रीट की एनएवी में दिखता है।
तो उनको इक्विटी का टैक्सेशन देने के कारण आज म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के पास एक और इक्विटी का ही असेट क्लास मिल गया उनको। तो अब तक खाली एक हाइब्रिड फंड में रीट्स के जो थे उसमें में थोड़े थोड़े घुसते थे, 10%, 15%। बट अब वो 65% जो इक्विटी टैक्सेशन के लिए उनको रखना है, जहाँ पे वो इक्विटी रख सकते हैं, आर्बिट्राज रख सकते हैं, उसमें अभी रियल एस्टेट भी शामिल हो गया, रीट भी शामिल हो गया। तो इमेजिन द फंडिंग पूल, वी हैव 50 लाख करोड़ ऑफ इक्विटी एम इन म्यूचुअल फंड। अगर उसमें 5% भी अवेलेबल हो गया तो रियल एस्टेट डेवलपर्स को रीट्स के जरिए फंडिंग का पूरा खजाना खुल जाएगा ना। तो ये सेक्टर के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव है ये। और मेरे ख्याल में इस साल में आप डेडिकेटेड रीट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स विद इक्विटी टैक्सेशन भी देख सकते हैं। सेक्टोरल फंड में वो रीट फंड लॉन्च करके उसका पूरा इक्विटी का टैक्सेशन, और इक्विटी का टैक्सेशन तो बहुत बैंकर एडवांटेज होता है ना, एक साल होल्ड करो, 12.5% ही कैपिटल गेन्स टैक्स है ना, कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो हुए हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, ये इस साल में मुझे दिख रहे हैं कि दे विल कम टू द प्ले। और इसीलिए मेरा वो सेकंड पॉजिटिव सेक्टर है। राइट। और सर कुछ सेक्टर्स जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं उनके ऊपर आपकी राय है? सबसे पहले तो इस साल मेटल्स और ऑटोज में बहुत पैसा बना है 2025 में। क्या मेटल्स और ऑटोज की जर्नी अभी 2026 में और स्ट्रांग रहेगी? नहीं, देखिए, मेटल्स ऑलवेज वॉलेटाइल रहेंगे, ये ग्लोबल सिक्लिकल है, ये इंटरनेशनल न्यूज़ फ्लोज और इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई और चाइनीज़ इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट है। और इंडिया में मेटल्स खेलना बहुत बहुत रिस्की है, क्योंकि प्राइस उसका लंदन मेटल एक्सचेंज में फिक्स होता है, डिमांड एंड सप्लाई लोकल चलती है। तो इस चीज़ के अंदर मेटल्स को जरूर पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, मगर इट इज़ अ वेरी वॉलेटाइल असेट क्लास। तो पूरे साल के लिए चलेगा ये नहीं कह सकते, बीच में चलेगा बीच में गिरेगा। तो एक 5-10% मेटल्स का एक अलोकेशन रखिए और उसको जारी रखिए, तो उसमें से कुछ बनेगा। बट उसका मैं एक साल का आउटलुक क्लियरिटी से नहीं बता सकता हूँ, कि कौन पता कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कैसे होगी, चीन का ग्रोथ कैसे होगा, ये सब चीज को कंट्रोल करके प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। तो मेरा ख्याल है कि रियल एस्टेट को उस हिसाब से एक 5 से 10% अलोकेशन रखकर पर अब ये चले ही क्यों फिर 2025 में बेस मेटल्स और ये मिनरल्स, माइनिंग, रेयर अर्थ से जुड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे कॉपर देखो, जिंक देखो, एल्यूमिनियम देखो, सब रॉकेट हो रखे हैं। तो एक तो आपने कह दी ना, रेयर अर्थ का जो एक डिमांड शूट हो रहा था ईवी, और वो जो एआई में उसकी यूसेज होती है उसके कारण। सेकंड है लिक्विडिटी। जब फेड की रेट कट होती है और क्यूई को भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्यूटी को बंद करके, तो लिक्विडिटी आता है फर्स्ट, ग्लोबल सिक्लिकल को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हाईली लिक्विडिटी ड्रिवन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरे साल का लिक्विडिटी थोड़ी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ ना। तो इसलिए मैं कहूंगा कि उसमें निवेश रही है, मगर एक लिमिट के अंदर 5-10% उनके पोर्टफोलियो में रखकर निवेश रही है। पर उसका एक एक साल का क्लैरिटी से मैं पूरी वर्ल्ड का आउटलुक करें, आईएमएफ ही नहीं दे पाते, मैं कहाँ से कहूंगा यार। अच्छा, तो मैं ऑटोज के ऊपर बाद में आता हूँ। हाँ। लेकिन ये पहले जब मेटल्स की बात हो रही तो प्रेशियस मेटल्स भी बता दो फिर। ये जो गोल्ड और सिल्वर में जो हुआ इस साल, अगले साल भी होगा। चांदी स्पेशली, जो कमोडिटी एक साल में 150% का रिटर्न दे रही हो, वो क्या अगले साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत स्ट्रांग रहेगी? यस, बहुत स्ट्रांग रहेगी, बट डोंट एक्सपेक्ट द सेम लेवल ऑफ रिटर्न, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है उस बेस के ऊपर। आपको मेरे ख्याल में डबल डिजिट रिटर्न सोना और चांदी में बनेगी इस साल भी। बट मेरा मानना है कि इक्विटी उसको बीट कर सकती है। तो इट्स नॉट, वे नॉट बी द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास, बट डेफिनेटली, क्योंकि इनके मेन ड्राइवर्स थे दो। ओके, और इसमें इंडिया शामिल नहीं है। ओके, मेन ड्राइवर्स थे सेंट्रल बैंकों का, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट सेंट्रल बैंक्स का। मैं गोल्ड का डेटा पढ़ रहा था वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से, उसमें दिखा कि एडवांस कंट्रीज की गोल्ड करीबन वहीं पे है। इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज की गोल्ड के रिजर्व्स भयंकर बढ़ रहे हैं। तो वो लोग डॉलर की डिपेंडेंसी से एक डी डॉलराइजेशन की सोच में गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं, और वो जारी रहेगी इस साल भी, क्योंकि सब टैरिफ के बारे में डरे हुए हैं। और इसीलिए वो एक चीज है। सेकेंड, इस गोल्ड के रिटर्न को देखकर यूएस में रिटेल एचएनआई निवेशक गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में पैसे भर भर के डाल रहे हैं। तो उनकी बाइंग ने लेके, तो क्या है कि सिचुएशन अभी लिक्विडिटी और भी बढ़ेगी। तो लिक्विडिटी का एक नेचुरल फाइंड इट्स बेस्ट लेवल कहते हैं ना, तो नेचुरली सपोर्ट रहेगी गोल्ड और सिल्वर को। बट डोंट एक्सपेक्ट कि अभी अगेन 150% का रिटर्न या 50% का रिटर्न, ऐसा नहीं होगा। डबल डिजिट रिटर्न मिलेंगे। तो मेटल्स की तरह मैं भी कहूंगा कि आप 10 to 20% अलोकेशन गोल्ड एंड सिल्वर को। तो अभी 2 लाख का है सर वो टारगेट, तो 3-3 लाख के आ रहे हैं चांदी के ऊपर इस साल।
देखिए जब चढ़ती हुई। तेजी बढ़ती है तो लोग अच्छे से सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं इमीडिएटली। बट देखिए तेल जब बढ़ रहा था लोग कह रहे थे कि तीन हाँ सौ वो डॉलर जाएगा, तो ये बिल्कुल। सब नो, ये वो उसको मैं कुछ जानना नहीं है, मगर बिल्कुल फंडामेंटली डिमांड फॉर प्रेशियस मेटल्स जारी रहेगी। ओके। कितने हद तक लेके जाएगी, मेरा मानना है डबल डिजिट होगी। मगर उसके अलावा मैं लेवल्स प्रेडिक्ट करने वाला तो मेरे पास ना टेक्निकल स्ट्रेंथ है ना फंडामेंटल का उतना अंडरस्टैंडिंग है। तो मगर इसको कह रहा हूँ कि पोर्टफोलियो में जरूर रखिए, बिकॉज इट कैन नॉट बी। और मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें 10 से 20% तो इसमें रखते ही हैं। तो वो एक अच्छी तरीका है, आपको इक्विटी भी है एक तरफ और एक तरफ प्रेशियस मेटल्स भी मिल जाता है। राइट। सर वो अब जो बाकी के सेक्टर्स है उसमें एक ऑटो जो कंप्लीटली आउटशाइन कर गया, उसमें भी कमर्शियल व्हीकल स्पेस में ज्यादा खरीदारी दिखती है, और एक है एनबीएफसी और फाइनेंशियल। ये दो सेक्टर्स आपको 2026 के लिए कैसे लगते हैं? तो ऑटो मेरे लिए एक डिसेंट रिटर्न वाली साल होगी, क्योंकि एक तो रनअप हो गया है, बट और भी मैं देख रहा हूँ कि दो चीज उसमें, तीन चीज उसमें आके उसको सपोर्ट देगी। एक मेरा मानना है कि ये मार्च में एक डिप्रिसिएशन के कारण गाड़ी की सेल्स और भी एक छलांग लगाएगी। तो यूजली ईयर एंड में लोग गाड़ी खरीदते हैं बिकॉज उनको डिप्रिसिएशन मिलता है। तो एक वो स्पाइक इन वॉल्यूम्स आपको दिखेगा, नंबर वन। नंबर टू, आपको दिखेगा कि ये प्राइवेट कैपेक्स की शुरुआत में इस साल में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो प्राइवेट का भी शुरुआत होती है तो नेचुरली लॉजिस्टिक्स का जो होता है, कमर्शियल व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है। छोटी मोटी मीडियम या हैवी कमर्शियल व्हीकल्स सबकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सीमेंट से लेकर स्टील से लेकर मशीनरी को लेकर लॉजिस्टिक्स इन कमर्शियल व्हीकल्स को ही ट्रांसपोर्ट करना है। तो उसका रुझान आपको ज़रूर दिखेगा इस साल में। और तीसरा जो मैंने ऑलरेडी जिक्र किया था, एक्सपोर्ट्स में टैरिफ, अगर ये डील साइन हो गई तो ऑटो कंपोनेंट का एक्सपोर्ट एक सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री फॉर इंडिया, तो डेफिनेटली उसका रुझान भी ऑटो में आएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि भले ही अच्छी रिटर्न इसमें दिया है, आपको अगले साल भी अच्छी रिटर्न मिल सकती है, डिसेंट रिटर्न। और एनबीएफसीज और बैंक्स की बात तो मैं कहूँगा कि देखिए, एज लॉन्ग एज कंजम्पशन चल रही होती है आपको वो सब ईएमआई के जरिए ही होती है। और मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि ऑटो की सेल्स मार्च में और समर में आएगी। आपको कूलिंग रिलेटेड ड्यूरेबल्स की सेल्स, जैसे रेफ्रिजरेटर, एसी, वाटर कूलर, एयर कूलर, उनकी सेल्स बढ़ेगी। और फिर रियल एस्टेट का जब बढ़ होता है वो भी आपको हाउसिंग लोन कंपनीज और बैंक ही लेंड करेंगे। तो क्रेडिट ग्रोथ मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है इस साल। और एक स्टेबल एनपीए की सिचुएशन, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द क्रेडिट साइकिल में आपको एनपीए सामने नहीं आते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रेडिट साइकिल ही आपको लगता है कि किसने दिया, नहीं पैसा किसने दिया। तो एक स्टेबल एनपीए रेजिम होगी। तो इट्स अ गुड पीरियड to invest in the broader BFSI space, because other than NBFCs and lending BFCs, मेरे को कैपिटल मार्केट भी NBFCs, AMCs, इंश्योरेंस कंपनीज ये भी अच्छी लग रही है। बिकॉज पर कैपिटा इनकम जो बढ़ रही है और गवर्नमेंट में भी एक सोच का बदलाव आपने देखा लास्ट बजट से, कि गवर्नमेंट अब मिडिल क्लास के हाथ में पैसा देने की कोशिश कर रही है, चाहे वो जीएसटी कट के थ्रू, रेट कट के थ्रू या इनकम टैक्स कट के थ्रू। वो प्रोसेस जारी रहेगी, बिकॉज गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि ये वोट बैंक है, तो इसको कायम रखना है। तो उनकी एक कैपेक्स से थोड़ी एक डायरेक्ट कंज्यूमर के ऊपर ध्यान जो आ गई है, इसके कारण इस बजट में भी उसका इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो नेचुरली मुझे लग रहा है कि कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टोरीज विद इन द बीएफएसआई भी अच्छी करेगी। अच्छा सर, एक और बात ये थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप्स के ऊपर बहुत सवाल उठे हैं 2025 में, क्योंकि जिसको जो समझ में आया 2024 में वो लिए जा रहा था, लेकिन 2025 में वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई, 30-40% नीचे आ गए मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स। दूसरा ये कि म्यूचुअल फंड में भी तो हाल फिलहाल में एनएफओस बहुत कम आए हैं। बाजार रिकॉर्ड हाई लेवल के ऊपर एनएफओस कम आ रहे हैं, पैसा बन नहीं रहा म्यूचुअल फंड्स में, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो कहीं कुछ खतरा तो नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लोज कम हो जाएं 2026 में? देखिए, एज इट इज, देखें आप तो हर महीने आपको साल के बिगिनिंग से लेकर एंड तक आपको मिनिमम 25,000 पर मंथ तो एसआईपी के जरिए आ रही थी। एंड में तो 29,000 तक पहुंचा, क्योंकि साल के बिगनिंग में ही 25,000 के करीब था। तो मान लीजिए कि हर महीने आपको म्यूचुअल फंड्स को मिल रहे थे 40 से 50 हजार, यानी आधा हिस्सा आपको नेट फ्लोज का एसआईपी के थ्रू ही आ रहा था। वो आधा बाकी था, वही था लमसम का अप डाउन वाला इन्फ्लो। कभी बहुत आए तो 50 की छू छू गई, कभी कम आए तो 29 तक गिर गई थी, आपको याद होगा मंथफुल। तो मेरा मानना है कि ये 29 तक तो अब पहुंची है। तो अगले साल में आपको मिनिमम 30,000 थ्रू द ईयर एसआईपी बुक रहेगा, तो 3.6 लाख करोड़ डीआई का बाइंग तो रहेगा ही ना, सीधा। उसके ऊपर आप अगर, और अभी भी क्या है कि देखिए कि 3 साल के रिटर्न मिड एंड स्मॉल कैप अभी भी अच्छे हैं।
ये एक साल ही खराब निकला है। अब 3 ईयर का मिड कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, डिसेंट है। तो अभी भी वो नाराजगी का वक्त नहीं आया है। और मेरा मानना है कि डीआई की फ्लो ने इस साल में एक्चुअली इन्वेस्टर्स को बहुत प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि इतनी भयंकर एफआई सेलिंग के बावजूद हमारी मार्केट में विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी 10 के नीचे है। वर्ल्ड के लोएस्ट वॉलेटिलिटी मार्केट में है। यानी हमारी वॉलेटिलिटी के कारण लोग डर के पैसा देना ना कोई स्टॉप नहीं कर रहा है। हर महीने देखे वॉलेटिलिटी, इंडो पाक वॉर थी बीच में, कितनी वॉलेटिलिटी थी, और फिर परफॉर्मेंस की भी वॉलेटिलिटी थी। और एनएफओस की बात आपने जो उठाया, वहां पे ये चीज है कि बड़े बड़े एएमसीज के पूरे प्रोडक्ट बुके फिल हो गया भैया। अब वो कुछ लॉन्च करना है तो एक इनोवेशन फंड, ऐसे नए नए नाम चुनने पड़ते हैं। तो वहां पे लोगों को इतना आसानी से कन्विंस करना इतना नहीं है। तो बड़े एमसी ज्यादातर मार्केट में नहीं आई है, इसलिए आपको एनएफओ कलेक्शन गिर गया। और सेकंड बात है कि ये छोटी मोटी एमसीज है, तो इनिशियली विदाउट ट्रैक रिकॉर्ड तो वो 200-300 करोड़ ही करेक्ट कर पाएंगे ना। तो एनएफओ का कम होना। और तीसरा, सेबी ने भी एक गाइडलाइन लॉन्च किया था कि यू कांट स्विच फ्रॉम वन म्यूचुअल फंड टू अनदर एंड एक्सपेक्ट टू गेट हायर ब्रोकरेज फ्रॉम एनएफओ। तो अगर आपका पूरा पुराने फंड में ब्रोकरेज कम था और एनएफओ में हाई मिल रहा है, क्योंकि इस फंड की साइज छोटी होती है, पहले होता था कि वो स्विच करने से आपको वही एसेट क्लास में ही आपको, शायद आपने स्विच कर दिया या तो आपको एक एडिशनल कमीशन मिल रही थी, वो अब नहीं है, सेबी ने बंद कर दिया। तो वो चर्निंग जो जितना भी होता था वो अभी कंप्लीटली बंद हो गया। तो इसलिए एनएफओ के कलेक्शन में एक स्लो डाउन आपको दिखा है। और अगले साल ऐसा ही रहेगा। इस साल के एनएफओ के कलेक्शन से और भी कम आएगा, बिकॉज नए एमसीज नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। बट पुराने जो एग्जिस्टिंग एमसीज है, उनने पूरा सेबी का जो कैटेगराइजेशन के अंदर जो भी कैटेगरी है उनको ऑलरेडी वो भर चुके हैं। और फिर भी कितना भी स्लाइस एंड डाइस करेंगे और नए नए नाम लेकर सेक्टोरल थीमेटिक फंड लॉन्च करेंगे, उसका अपील इतना नहीं होगा जितना एक फ्लेक्सी कैप या एक मास थिंग का होगा ना। तो एनएफओ का मेरा मानना है कि और भी धीमे हो जाएगा। बट लोगों का पैसा ऑनगोइंग फंड्स में आपको जारी रहेगा। और मेरा मानना है कि 3.6 लाख करोड़ मिनिमम थ्रू एसआईपी आएंगे म्यूचुअल फंड को। उसके अलावा इजीली और 1.5 लाख करोड़ आपको थ्रू लमसम इन्वेस्टमेंट आ सकेंगे। तो पूरा 5 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड के पास पैसा रहेगा इस साल। उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी का पैसा या अदर इंश्योरेंस और पीएफ। सर इतना सारा पैसा, इतना सारा 5 लाख करोड़ तो म्यूचुअल फंड का ही पैसा आएगा अगले साल, एसआईपी के थ्रू बुक बन और बढ़ेगी। लेकिन अगर मिड कैप और स्मॉल कैप देखो तो वो, हम तो यही बात करते हैं जब डीआईएस खरीदते हैं तभी चलते हैं, तो मिड कैप और स्मॉल कैप चल नहीं रहे इतना पैसा आने के बावजूद। तो क्या कुछ बायसनेस हो रही है, लार्ज कैप्स की तरफ ज्यादा पैसा जा रहा है या फिर कहीं और, इसलिए मिड कैप्स नहीं चल पा रही? तो इतनी डीआईएस खरीद के बावजूद मिड और स्मॉल कैप ना चले, ये तो असंभव है। नहीं नहीं, आपने सही कह दिया, ये बायसनेस ही चल रही है। हर फंड मैनेजर आज लार्ज कैप में निवेश करना पसंद कर रहा है, क्योंकि उधर अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन देखिए 20x के करीब है लॉन्ग लार्ज कैप की पी रेशो। 32 और के ज़्यादा है मिड कैप और स्मॉल कैप की पी रेशो। तो 12 पी रेशो में उतना अर्निंग ग्रोथ का सुपीरियरिटी उनको दिखाना पड़ेगा। और क्या रिस्क है, कुछ कंपनी दिखाएगी बट पूरे कंपनी में सभी कंपनी नहीं दिखाएगी। वैसे लार्ज कैप में जो भी आपका है अर्निंग्स ग्रोथ का एस्टिमेट, वो बिल्कुल समझिए कि इधर उधर मिल जाएगा ना। तो एक सेफ्टी ओरिएंटेड अप्रोच थी इस साल में। और मैं ब्लेम नहीं करूंगा म्यूचुअल फंड मैनेजर, क्योंकि जब एफआईएस की कंटिन्यूस बिकवाली चल रही है, उनको भी रिस्क लेना इतना सही नहीं था ना, क्योंकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है उनको वॉलिटिलिटी से। तो मैं कहूंगा कि एक फ्लेक्सी कैप फंड और लार्ज एंड मिड कैप ऐसी जो डाइवर्सिफाइड फंड्स होती हैं, वहां पे उन्होंने कम स्मॉल और मिड कैप खरीद के इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। क्योंकि अल्टीमेटली वो किसी और का पैसा मैनेज कर रहे हैं और किसी और के लिए वो आंसरेबल है, वो अपना खुद का पैसा नहीं डाल रहे हैं। मगर इस साल वो बदलेगा। और वो बदलाव होगा क्योंकि आपको एक पूरा इम्पैक्ट ऑफ द फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी आपको इस साल दिखेगा, इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज द ईपीएस ग्रोथ। तो नेचुरली वो एक शिफ्ट होगा कि कहीं पे एक कंपनी की परफॉर्मेंस बेटर देन एक्सपेक्टेशन आई तो उसकी शेयर प्राइस और बढ़ेगी और निवेश करेंगे, वो एक बात। सेकंड, एफआईएस की वापसी आएगी तो वही लार्ज कैप को खरीदेंगे। तब इनके पास मौका हो कि वही लार्ज कैप में 10-15-20% प्रॉफिट बुक करा के उस बिल्कुल। पैसे को मिड एंड स्मॉल कैप में डाइवर्ट करेंगे। तो मेरा मानना है कि इस साल निवेश का की ऐसा फॉलो करें। तो मैं कहूंगा कि एक स्टेटमेंट मैं दूंगा, एक थोड़ी ये वाली स्टेटमेंट, इस साल आप रिस्क से इश्क कीजिए। वाह।
तो मैं यही तो पूछ रहा था कि इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैसेज होगा। आपने वो मैसेज दे दिया सर, लेकिन वाकई निवेशक में डर गए थे मिड कैप और स्मॉल कैप की गिरावट में। ऐसी आदत नहीं है हमको इतने मोटे मोटे झटके सहने की। ऐसा लगा कि 2025 में आगे 2026 में भी गिरावट आ सकती है। तो ये जिनके पास भी हो मिड कैप स्मॉल कैप 2024 से लेकर बैठे हूँ, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा, और यंग इन्वेस्टर्स के लिए भी 2026 के लिए? मैं वही, मेरा मैसेज सिंपल है। ये साल एक टर्न अराउंड साल होगा। बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको सब अच्छी दिखेगी। एवरीथिंग वुड हैव सॉल्व्ड इटसेल्फ। तो ये निवेश करने का साल है। जो भी पैसा आप इस साल लगाओगे, स्पेशली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, वो आपको बहुत फायदेमंद बनेगी। और कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। मानता हूं डर है, क्योंकि बहुत थप्पड़ लगाया है मार्केट ने आपके पोर्टफोलियो को। डर है, मगर इस डर में कैसे आप हैंडल करते हैं, आपकी मानसिक संतुलन, वो इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सावधान रहिए, कुछ आपको नहीं पता होगा कि कौन से कंपनी की अर्निंग्स इस जीएसटी कट और ये रेट कट से बेनिफिट होकर इतना फ्यूचर अच्छा बनने वाली है। वो फंड मैनेजर के हाथ में छोड़ दीजिए। तो मैं कहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में, और खास करके मैं दो फंड की कैटेगरी आपको बताऊं जो कोर पोर्टफोलियो उनकी होनी चाहिए। एक है मल्टी कैप फंड, जहाँ पे 25 25 25 लार्ज मिड और स्मॉल में गारंटीड है, और बाकी 25 फंड मैनेजर के डिसीजन से इधर उधर फिरती है। और सेकंड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, बिकॉज उधर एक पोर्टफोलियो लार्ज कैप ओरिएंटेड होती है, मगर आपको गोल्ड एंड सिल्वर का भी उसमें हिस्सा मिल जाता है। तो एक मल्टी कैप और एक मल्टी एसेट आपके कोर में पोर्टफोलियो रखकर, उसके ऊपर आपके रिस्क कैपिटल के बेसिस पर आप कुछ और चुन सकते हैं, मगर कोर ये होनी चाहिए 2026 के लिए। ये दोनों फंड क्लास ही आपको एक रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क में बेस्ट रिवॉर्ड पर यूनिट ऑफ रिस्क दिलवाएगी। राइट सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और मजा आ गया आपसे बात करके और आपके 2026 के आउटलुक को जान के। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स सर। थैंक यू।